हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल कृष्णा ट्यूटोरियल्स। माई सेल्फ प्रियांश दीक्षित और आज हम पढ़ने वाले हैं हमारे क्लास 9 मैथ्स का हमारा जो पहला चैप्टर था नंबर सिस्टम, उसका पार्ट 2। फर्स्ट पार्ट में हमने देखा कि नंबर्स किन किन टाइप्स के होते हैं, नंबर्स को हम लोग नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब इस पार्ट में हम लोग और भी नई नई चीजों के बारे में जानने वाले हैं। तो यार सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने आता है, एनसीईआरटी का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। उसमें बोला गया है कि जीरो जो है हमारा, क्या जीरो हमारा रैशनल नंबर है? अब जैसे हमने पढ़ा अभी डेसिमल एक्सपेंशन जो हमारे होते हैं, डेसिमल एक्सपेंशन हमारे दो टाइप के होते हैं। अब उनको हम लोग एक फ्लो चार्ट से समझने वाले हैं, कई सारी चीजें उनके अंदर और भी आती है। अब हमारे सामने क्वेश्चन क्या आते हैं? पहला क्वेश्चन हमारे सामने आता है कि हमें कोई डेसिमल में वैल्यू दी जाएगी और उसको हम लोग को पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखना होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, हमें दिया गया है 6.3 के ऊपर बार। अब इसे हमें रिप्रेजेंट करना है पी बाई क्यू की फॉर्म में। पी बाई क्यू की फॉर्म में हमें इसे रिप्रेजेंट करके बताना है। अब तुम क्या देख रहे हो, 6.3 3 3 3 ऐसे 3 चलता चला जा रहा है, इसको हमने मान लिया एक्स। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल कृष्णा ट्यूटोरियल्स। माई सेल्फ प्रियांश दीक्षित और आज हम पढ़ने वाले हैं हमारे क्लास 9 मैथ्स का हमारा जो पहला चैप्टर था नंबर सिस्टम, उसका पार्ट 2। फर्स्ट पार्ट में हमने देखा कि नंबर्स किन किन टाइप्स के होते हैं, नंबर्स को हम लोग नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब इस पार्ट में हम लोग और भी नई नई चीजों के बारे में जानने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे लेक्चर को। अब इसमें सबसे पहले हमारे सामने आता है डेसिमल एक्सपेंशन। डेसिमल एक्सपेंशन जिसे हिंदी में बोला जाता है दशमलव प्रसार। अब ये भैया डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है, इसके अंदर हम लोग कैसे क्या जानेंगे। डेसिमल एक्सपेंशन, जैसे तुम्हारे पास कोई रैशनल नंबर है या कोई इरैशनल नंबर है, उसको खोलकर डेसिमल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना डेसिमल एक्सपेंशन कहलाता है, यानी कि दशमलव प्रसार कहलाता है। जैसे तुम मान लो यहाँ पे तुम्हारे पास है 10/3। 10/3 है, ये एक तुम्हारा रैशनल नंबर है। अब तुम्हें इसको इसका डेसिमल एक्सपेंशन लिखना है, यानी कि दशमलव प्रसार लिखना है इसका। तो दशमलव प्रसार लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको 10 जो है हमारा, 10 को 3 से डिवाइड करेंगे। 3 से डिवाइड करके जो हमारा डेसिमल में वैल्यू आएगी, यानी कि दशमलव में जो वैल्यू आएगी, वही हमारा दशमलव प्रसार हो जाएगा। तो 3 से जब हम 10 को काटेंगे तो बस क्या आएगा, 3 3 9 होता है, 3 3 9 बचा 1। तो हम क्या करेंगे, पॉइंट लगाएंगे और एक जीरो बढ़ा देंगे, क्योंकि 1 हमारा कट नहीं पा रहा है 3 से। तो हम लोग क्या करते हैं, पॉइंट लगा देते हैं। अगर एक बार पॉइंट लगाए तो एक जीरो बढ़ जाता है। तो पॉइंट लगाया हमने, जीरो बढ़ा, तो यहाँ पे बचा हमारे पास 10। फिर से 3 से डिवाइड करेंगे तो फिर से 3 आएगा, 9। फिर 1 बचा, पॉइंट लगाइए तो जीरो यहाँ पे फिर से बढ़ जाएगा। 3 3 9 होता है, फिर से 3 3 9 हो जाएगा। फिर 1 बचा, फिर से पॉइंट लगेगा, जीरो बढ़ जाएगा। ऐसे ही आगे बढ़ता चला जाएगा, यहाँ पे ऐसे 3 3 3 आता ही चला जाएगा। तो अब हम क्या कर रहे हैं, हमने इसका 10/3 था, इसका हमने दशमलव प्रसार लिखने चले तो हमारा क्या आया, दशमलव प्रसार हमारा आ रहा है 3.3333, ऐसे पूरा चलता चला जा रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें जो 3 है, 3 बार बार रिपीट हो रहा है और ये 3 कभी रुक नहीं रहा है, मतलब कभी आगे जाके रुकेगा नहीं, 3 3 3 आते ही चला जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि 10 जो है 10 3 से पूरे तरीके से कट जाए। 10 3 से पूरे तरीके से नहीं कटेगा, इसलिए क्या होगा, जो इसका डेसिमल के बाद में वैल्यू है वो कभी रुकेगी नहीं, वो चलती चली जा रही है। यहाँ पे 3 3 3 है, 3 3 आते आगे आता ही चला जाएगा, आगे रुकने नहीं वाला है। तो इसको हम लोग कह देंगे ये हमारा डेसिमल एक्सपेंशन हो गया। अब डेसिमल एक्सपेंशन हम लोग एक और तरीके से लिख सकते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर है तुम्हारे पास 2 है, ठीक, 2/5 ये तुम्हारा एक रैशनल नंबर तुम्हें दिया गया है। अब इसका तुम्हें डेसिमल एक्सपेंशन अगर लिखना है तो क्या करोगे, जैसे तुम फिर 2 को 5 से डिवाइड करोगे। 5 से तो 2 डिवाइड नहीं होने वाला, 2 तो 5 से छोटा है, तो हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे। पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ पर एक जीरो बढ़ जाएगा, पॉइंट लगाने से एक जीरो बढ़ जाता है। अब हम क्या करेंगे, 5 4 जा 20 होता है हमारा, 5 4 जा 20 हुआ, ये पूरे तरीके से कट गया, तो हमारा रिमाइंडर कुछ नहीं बचा। हमारा जो शेषफल है, शेषफल हमारा जीरो आ गया। तो शेषफल जीरो आ गया, यानी कि 5 से 20 पूरे तरीके से डिवाइड हो जा रहा है। तो हम इसका जब डेसिमल एक्सप्रेशन लिखेंगे तो हमारे पास क्या आ रहा है, 0.4। ये याद रखना कि पॉइंट के पहले अगर कुछ नहीं है तो हम लोग जीरो जरूर लिख देते हैं वहां पे। तो 0.4 हमारा डेसिमल एक्सपेंशन आ जाएगा 2/5 का। अब तुम देख रहे हो, इसका तुमने डेसिमल एक्सपेंशन लिखा तो पॉइंट के बाद वाली जो वैल्यू है वो हमें पता है कि 4 ही है, इसके आगे कुछ नहीं आने वाला है। तो ये एक हो गया, ऐसा डेसिमल एक्सपेंशन हो गया जो एक जगह पे जाके रुक जा रहा है। ये वाला डेसिमल एक्सपेंशन हम लोग देख रहे हैं तो पॉइंट के बाद में हमारे जो नंबर्स हैं वो बार बार आते जा रहे हैं, वहां पे रुक नहीं रहे हैं।
हमें पता ही नहीं चल रहा है कि कहाँ पे जाके रुकेगा, क्योंकि ये रुकने वाला है ही नहीं, क्योंकि 10 3 से पूरे तरीके से डिवाइड नहीं हो पाएगा। तो इसके बाद में डेसिमल के बाद वाली वैल्यूज हमारी कभी आगे जाके रुक नहीं रही है, आगे चलती चली जा रही है। और यहाँ पे डेसिमल के बाद वाली वैल्यू एक डिफाइंड है कि 4 ही आएगा, इसके बाद में और कुछ नहीं आने वाला है। तो ये वाले होते हैं, ये वाले डेसिमल एक्सपेंशन को हम लोग कहते हैं शांत दशमलव प्रसार। दशमलव प्रसार यानी कि ये शांत तरीके का है, कहते हैं जाके रुक जाएगा, ऐसे हम लोग याद कर सकते हैं कि शांत है ये, बिल्कुल काटेंगे अगर इसको हम लोग, मतलब इसका अगर डेसिमल एक्सपेंशन लिखेंगे तो वो एक जगह पे जाके रुक जाएगा, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं शांत दशमलव प्रसार। इसको इंग्लिश में बोला जाता है टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। शांत दशमलव प्रसार, इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। और जो ये वाले होते हैं जो आगे जाके रुक नहीं रहे, ये आगे चलते ही चले जा रहे हैं, इनके हम लोग को डिफाइन वैल्यू नहीं पता है कि क्या आने वाली है, आगे पॉइंट के बाद वाले जो डिजिट्स हैं, नंबर्स हैं, वो आगे चलते ही चले जा रहे हैं, तो हम लोग इनको क्या बोलते हैं, आसान। यानी कि ये शांत नहीं है, ये शांत है, ये अशांत है। अशांत दशमलव प्रसार और ये शांत दशमलव प्रसार, इसको इंग्लिश में हम लोग बोल देते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग, ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग हो गया, ये टर्मिनेटिंग हो गया, ये शांत हो गया, ये अशांत हो गया, ठीक। अब हमारे सामने जो नॉन टर्मिनेटिंग होता है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन जो होता है, ये दो टाइप का होता है। कैसे दो टाइप का होता है, अब तुम्हें इसको एक एग्जांपल से समझाते हैं। जैसे देखो, अभी हमने ये 10/3 देखा था, 10/3 में हम लोग देख रहे हैं पॉइंट के बाद वाली जो डिजिट है वो बार बार रिपीट होती जा रही है। तो एक तरीका होता है, एक होता है उसको हम लोग बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, इसको रिकरिंग भी बोल देते हैं, रिकरिंग। एक हमारा होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, यानी कि पॉइंट के बाद वाली जो वैल्यू है वो टर्मिनेट नहीं कर रही है, वो चलती चली जा रही है और वो बार बार रिपीट भी हो रही है। जैसे यहाँ पे हमारे पास था पॉइंट के बाद वाली वैल्यू 3 है, 3 बार बार हमारी चलती चली जा रही है, रिपीट भी कर रही है बार बार और टर्मिनेट भी नहीं हो रही है, यानी कि इसकी कोई फाइनल वैल्यू नहीं आ रही। पॉइंट के बाद वाली डिजिट जो है, पॉइंट के बाद वाला नंबर है, वो चलता ही चला जा रहा है। तो इसको हम लोग बोल देंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। इसको शॉर्ट फॉर्म में तुम लोग लिख सकते हो NTR, जूनियर NTR, जानते हो कौन है, तो इसको हम लोग NTR भी लिख सकते हैं। इसको हिंदी में बोला जाता है अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती वाले दशमलव प्रसार, यानी कि उनका वो नॉन टर्मिनेटिंग तो है ही और रिपीट भी कर रहे हैं बार बार, तो उन्हीं को हम लोग बोल देते हैं अशांत आवर्ती। आवर्ती यानी कि रिकरिंग, ऐसे बोल सकते हैं। अब इसका जो सेकंड पार्ट आता है हमारे पास, वो होता है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग। जैसे यहाँ पर हमारे पास आया था 3 बार बार रिपीट होता जा रहा था, यहाँ पर हम एग्जांपल में क्या ले सकते हैं, जैसे मान लो 2.53721578934, ऐसे ये चलता चला जा रहा है। यानी कि यहाँ पर जो डिजिट्स हैं, जो नंबर्स आ रहे हैं हमारे, वो रिपीट भी नहीं कर रहे हैं और वो आगे चलते भी चले जा रहे हैं, यानी कि वो कभी टर्मिनेट भी नहीं हो रहे हैं और रिपीट भी नहीं हो रहे हैं। तो उसको हम लोग बोल देंगे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं अशांत, अशांत अनावर्ती, अनावर्ती, अशांत अनावर्ती इसको बोलते हैं हम लोग हिंदी में। यानी कि जो पॉइंट के बाद वाले नंबर्स हैं वो कभी टर्मिनेट भी नहीं हो रहे, यानी कि कभी जाके रुक भी नहीं रहे और वो बाद में रिपीट भी नहीं हो रहे हैं। यहाँ पर जो पॉइंट के बाद वाले नंबर्स है वो रिपीट भी नहीं हो रहे हैं और टर्मिनेट भी नहीं हो रहे हैं कभी, यानी कि वो अशांत भी है और वो बार बार रिपीट भी नहीं कर रहे हैं, तो उन्हें हम लोग अनावर्ती बोल देंगे, मतलब आवर्ती नहीं हो रही है उनकी बार बार, तो हम लोग बोल देते हैं ये हो जाते हैं हमारे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर्स, ठीक। तो डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में हमने क्या जाना, डेसिमल एक्सपेंशन दो टाइप का होता है, एक होता है अशांत, अशांत यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग, जो पॉइंट के बाद में टर्मिनेट नहीं कर रहा है, पॉइंट के बाद में वो चलते ही चले जा रहे हैं, तो उन्हें हम लोग बोल देते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। एक हमारे पास आता है टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कौन सा होता है, जो पॉइंट के बाद में टर्मिनेट कर जाए, यानी कि पॉइंट के बाद में उसकी जो डिफाइन वैल्यू है वो हमें पता हो, वो आगे चलती ना चली जा रही हो। जैसे यहाँ पे 0.4 है, 0.4, तो 0.4 हमारा टर्मिनेट कर गया, 4 के आगे इसमें पॉइंट के बाद में नंबर नहीं आ रहा है,
पॉइंट के बाद में जो नंबर है वो हमारा टर्मिनेट कर जा रहा है, यानी कि रुक जा रहा है। तो पॉइंट के बाद में केवल यहाँ पे 4 आ रहा है, उसके आगे कुछ चलता नहीं चला जा रहा है, तो हम लोग इसको बोल देंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, यानी कि ये जाके रुक जा रहा है। हिंदी में इसको बोलते हैं शांत दशमलव प्रसार। और ये हमारा है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, यानी कि पॉइंट के बाद वाले जो नंबर हैं वो टर्मिनेट नहीं कर पाए, वो चलते ही चले जा रहे हैं। जैसे यहाँ पे 3 है, 3 बार बार आता ही चला जा रहा है, आगे हमें पता भी नहीं है कितनी बार और आएगा, तो आगे चलता चला जा रहा है, तो इसको हम लोग बोल देते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, यानी कि ये कभी रुकने वाले नहीं है। इनको हिंदी में बोलते हैं आसान। अब जो हमारे नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं ये भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग कौन सा होगा, जैसे ये हमारे पास था 3.33, 3.3333 ऐसे आगे चलता चला जा रहा है। 3.3333 वाला जो है ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, क्योंकि पॉइंट के बाद वाले नंबर है वो हमारे रिपीट कर रहे हैं, टर्मिनेट भी नहीं कर रहे हैं और वो रिपीट भी करते जा रहे हैं, तो उन्हें हम लोग बोल देंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, जैसे हिंदी में बोलते हैं अशांत आवर्ती वाले। और जो दूसरा है, दूसरा हमारा होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, यानी कि पॉइंट के बाद वाले जो नंबर्स हैं वो हमारे टर्मिनेट भी कभी नहीं करेंगे और वो रिपीट भी नहीं कर रहे हैं, तो उन्हें बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, जैसे हिंदी में बोलते हैं हम लोग अशांत अनावर्ती। एक हमारा हो गया अशांत आवर्ती, एक हमारा हो गया अशांत अनावर्ती। अब इसके आगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, जिसको नोट करना है वो पॉज करके नोट कर ले। अब हम देखने जा रहे हैं, हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में रैशनल और इरेशनल नंबर के बारे में, अब उसको हम लोग कुछ तरीके से समझने वाले हैं। जैसे हमारे पास था रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। अब इनका हम लोग रिवीजन करने वाले हैं, रैशनल और इरेशनल नंबर का। रैशनल नंबर हमने क्या बताया था, रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिनको हम लोग पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सके, जहां पर क्यू हमारा नॉट इक्वल टू 0 और पी एंड क्यू हमारा इंटीजर हो, पी एंड क्यू इंटीजर हो, यानी कि पूर्णांक हो। और हमने एक और चीज बताई थी, हमने बताया था डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में बताया था, वहां पे डेसिमल के बाद में जो नंबर्स हैं हमारे, अगर वो रिपीट कर रहे हैं तो वो भी हमारे रैशनल नंबर के अंदर आते हैं। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, जो हमारे अशांत आवर्ती वाले नंबर होते हैं वो हमारे डेसिमल वो रैशनल नंबर के अंदर ही आते हैं। जो हमारे अशांत आवर्ती वाले नंबर होते हैं वो हमारे रैशनल नंबर के अंदर ही आते हैं। अशांत आवर्ती यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, यानी कि एनटीआर, जो हमने बताया था ना, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, यानी कि टर्मिनेट वो नहीं कर रहे हैं और वो रिपीट भी करते जा रहे हैं, तो वो वाले हमारे रैशनल नंबर के अंदर आएंगे। अब इरेशनल नंबर के अंदर हमारे कौन से वाले नंबर्स आते हैं, जिनको हम लोग पी बाई क्यू की फॉर्म में ना लिख सके, वो वाले सारे नंबर हमारे इरेशनल नंबर के अंदर आते हैं। और कौन से नंबर्स आते हैं हमारे, देखो सिंपल सी बात है, जो हमारे शांत दशमलव प्रसार थे, यानी कि जो हमारे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन थे, उनके अंदर वो तो हमें सिंपली पता ही चल रहा है कि वो हमारे रैशनल नंबर के अंदर ही आएंगे, क्योंकि उनको हम लोग पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे अभी हमने तुम्हें बताया था 0.4 था तुम्हारा, इसको तुम लोग पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो, पॉइंट के बाद में कितनी 1 डिजिट है, पॉइंट हटाया, नीचे 1 के बाद में उतने ही 0 बढ़ जाएंगे, नीचे 10 आ गया, तो 4/10 हमारा आ गया। 4/10 को अगर तुम लोग काट के लिखोगे तो हमारा 2/5 आ जाएगा। तो इसका हमने डेसिमल से हम लोगों ने इसका पी बाई क्यू की फॉर्म निकाल दी, पी बाई क्यू की फॉर्म में इसको हम लोग लिख पा रहे हैं, तो हम लोग बोल देते हैं जो हमारे वो वाले होते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, वो हमारे रैशनल नंबर के अंदर ही आते हैं। जो हमारे शांत होते हैं, शांत दशमलव प्रसार, दशमलव प्रसार जो होता है हमारा, वो हमारा रैशनल नंबर के अंदर ही आता है। तो शांत दशमलव प्रसार तो सारे सारे रैशनल नंबर के अंदर आ गए। दिक्कत होती है अशांत दशमलव प्रसार में, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग वाले जो नंबर होते हैं उनमें हमें दिक्कत होती है। तो नॉन टर्मिनेटिंग वाले जो नंबर होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग वाले इसके अंदर आते हैं, क्योंकि जो बार बार रिपीट करते जा रहे हैं वो हमारे रैशनल नंबर होते हैं। अब यहाँ पर कौन से आएंगे, यहाँ पर हमारे आएंगे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, यानी कि वो टर्मिनेट भी ना करें, यानी कभी जाके वो रुके भी ना पॉइंट के बाद में, और वो रिपीट भी ना कर रहे हो, तो वो वाले हमारे इरेशनल नंबर के अंदर आएंगे। इसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग अशांत अनावर्ती, अशांत अनावर्ती। और कौन से आते हैं, और वो वाले नंबर से आते हैं, जैसे हमने बताया था रूट के अंदर कोई परफेक्ट स्क्वायर ना हो। अब भैया परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, परफेक्ट स्क्वायर मतलब किसी का वो स्क्वायर ना हो। जैसे यहाँ पर हमारे मान लो रूट के अंदर अगर 4 है, तो 4 जो है 4 हमारा परफेक्ट स्क्वायर है, 4 हमारा 2 का स्क्वायर होता है। तो अगर रूट के अंदर 2 का स्क्वायर आ रहा है, कोई का परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है, तो वो हमारा कट के सिंपली वैल्यू में निकल जाएगा, वो हमारा रैशनल नंबर बन जाएगा जाके।
कट के ये इंटीजर में निकल आएगा ना, पॉजिटिव इंटीजर में निकल आएगा, तो वो हमारा रैशनल नंबर बन जाएगा। लेकिन अगर जो रूट है, रूट के अंदर ऐसी वैल्यू आ रही है जिसका हम लोग कोई अंडर रूट नहीं निकाल सकते, जिसका स्क्वायर रूट अगर हम लोग निकालने बैठेंगे तो नहीं निकाल सकते, क्योंकि वो किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो हम लोग बोलेंगे वो वाले नंबर हमारे इर्रेशनल नंबर के अंदर आएंगे। जैसे कौन कौन से हो सकते हैं? रूट के अंदर 3 हो गया, रूट के अंदर 2 हो गया, रूट के अंदर 7 हो गया, रूट के अंदर 5 हो गया, रूट के अंदर 10 हो गया, रूट के अंदर 8 हो गया। इनका हम लोग अगर वो इनकी अगर हम लोग वैल्यू निकालने बैठे हैं तो नहीं निकाल सकते, पॉइंट में जाके इनकी वैल्यू आ रही होगी, वो भी हमारी कुछ डिफाइन नहीं आ रही होगी। तो ऐसे वाले जो हमारे नंबर्स होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं इररेशनल नंबर, क्योंकि ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, जो इनके अंदर नंबर बैठा हुआ है वो हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो इसको हम लोग सिंपली ऐसे बोल सकते हैं कि रूट के अंदर एक्स वेयर एक्स इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ एनी इंटीजर। किसी इंटीजर का अगर रूट के अंदर वाला नंबर किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है किसी इंटीजर का, तो वो हमारा इररेशनल नंबर के अंदर ही आएगा। तो सिंपल सी चीज हो गई, ये भी हमारा क्लियर हो गया। तो इररेशनल नंबर क्या क्या होते हैं वो हमारा क्लियर हो गया, रैशनल नंबर क्या क्या होते हैं वो भी हमारा क्लियर हो गया। रैशनल नंबर के अंदर हमारे आसान आवर्ती वाले आएंगे, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग वाले नंबर आएंगे, और रैशनल नंबर के अंदर हमारे शांत दशमलव प्रसार भी आएंगे, यानी कि टर्मिनेटिंग टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन भी आएंगे हमारे। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन भी रैशनल नंबर के अंदर ही आएगा। और इररेशनल नंबर के अंदर वो वाले जो पी बाई क्यू की फॉर्म में ना लिख सके, एंटी एंटी एनआर भी आएंगे हमारे, मतलब यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग वाले नंबर आएंगे, यानी कि अशांत अनावर्ती वाले नंबर आएंगे। और रूट के अंदर ऐसा नंबर जो किसी का परफेक्ट स्क्वायर ना हो, वो भी हमारा इररेशनल नंबर के अंदर ही आएगा। अब इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं, जिसको ये नोट करना है वो पॉज करके नोट कर ले। अब हम कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने आता है, एनसीईआरटी का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, उसमें बोला गया है कि जीरो जो है हमारा, क्या जीरो हमारा रैशनल नंबर है? क्या जीरो हमारा रैशनल नंबर है? इसको हम लोग क्या पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं? पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। यानी कि बोल रहा है कि जो शून्य है, शून्य क्या हमारा परिमेय संख्या है, और उसको हम लोग क्या पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, पी बाई क्यू के रूप में उसको हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हम लोग क्या बोलेंगे, आंसर हमारा क्या होगा? रैशनल नंबर कौन से नंबर होते हैं जिनको हम लोग पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सके, जहां पर पी एंड क्यू जो है हमारा ये पूर्णांक हो, यानी कि इंटीजर हो, और क्यू हमारा नॉट इक्वल टू जीरो। बस इतनी सी तो डेफिनेशन है। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, अब जीरो को हम लोग पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख के देखने वाले हैं कि क्या इसको हम लोग पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। पी और क्यू क्या हमारे इंटीजर आ रहे हैं वहां पे, और जो क्यू है, क्यू क्या हमारा नॉट इक्वल टू जीरो है। अब जीरो को अगर हमें पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखना है तो हम लोग कैसे लिखेंगे? कोई भी नंबर है उसके अपॉन में वन हमेशा होता है, क्योंकि कोई भी नंबर को अगर तुम वन से डिवाइड करोगे तो वो उतना ही आएगा। जैसे अगर टू है, टू के अपॉन में तुम वन कर रहे हो, टू को वन से डिवाइड करो तो तुम्हारा जो आंसर है वो हमारा तुम्हारा टू ही आएगा। फाइव है, फाइव को अगर तुम वन से डिवाइड करो तो आंसर तुम्हारा फाइव ही आएगा। सेवन है, सेवन को वन से डिवाइड करो तो आंसर तुम्हारा सेवन ही आएगा। तो मतलब कोई भी नंबर के अपॉन में हम लोग वन ले सकते हैं। कोई भी नंबर को अगर हम लोग वन से डिवाइड करेंगे तो हमारा जो आंसर आने वाला है वो उतना ही नंबर आएगा जिसको हम लोग वन से डिवाइड कर रहे हैं। तो जीरो को हम लोग वन से डिवाइड कर सकते हैं, जीरो बाय वन। जीरो बाय वन हमारी वैल्यू कितनी आ रही है? जीरो बाय वन हमारी वैल्यू आएगी जीरो। और कैसे लिख सकते हैं हम लोग जीरो को? एक चीज देखो, अगर तुम जीरो को टू से डिवाइड करो तब भी तो तुम्हारी वैल्यू जीरो ही आ रही है, क्योंकि जीरो को किसी से मल्टीप्लाई करो या किसी से डिवाइड करो, वैल्यू तो जीरो ही आती है ना। तो जीरो को अगर तुम वन से डिवाइड करो तुम्हारी वैल्यू जीरो आ रही है, जीरो को टू से करो तब भी जीरो आ रही है, जीरो को थ्री से करो तब भी तुम्हारी जीरो ही आएगी, ऐसे ही जीरो को तुम फोर से करो तब भी जीरो ही आएगी, फाइव सिक्स सेवन एट ऐसे किसी भी नंबर से तुम डिवाइड करो वैल्यू तो तुम्हारी जीरो ही आने वाली है। तो हम क्या बोल रहे हैं, अब हमारे सामने सिंपल सी चीज थी कि हमें जीरो रैशनल नंबर है क्या, हमें बताना था कि क्या जीरो रैशनल नंबर है, इसको हम लोग पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं या नहीं। तो जीरो को हम लोग पी बाई क्यू की फॉर्म में तो लिख पा रहे हैं, जैसे यहाँ पर है हमारा पी और क्यू की फॉर्म में हमने लिखा, जहां पर पी हमारा हो गया जीरो, क्यू हमारा हो गया वन। डेफिनेशन क्या होती है, पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता, डेफिनेशन क्या होती है, पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हो।
पी और क्यू हमारा पूर्णांक हो यानी कि इंटीजर हो। पी हमारा है 0, 0 तो एक इंटीजर होता है। क्यू हमारा है 1, क्यू 1 भी हमारा इंटीजर होता है। तो इसको हम लोग ने इंटीजर्स के रूप में लिखा है, पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखा है, और पी और क्यू हमारा इंटीजर भी है। और तीसरी चीज क्या होती है, क्यू हमारा नॉट इक्वल टू 0, क्यू को हम लोग 0 ना लिखे। तो क्यू हमारा यहाँ पे क्या आ रहा है, क्यू तो हमारा 1 आ रहा है, तो यहाँ पर क्यू हमारा नॉट इक्वल टू 0 भी है। तो इसको हम लोग पी बाई क्यू की फॉर्म में भी लिख पा रहे हैं। पी और क्यू हमारा नॉट इंटीजर भी है और क्यू हमारा नॉट इक्वल टू 0 भी है। तो भैया ये तो रैशनल नंबर हो गया, सिंपल सी चीज है ना। इसको पी बाई क्यू की फॉर्म में हम लोग लिख भी पा रहे हैं। क्यू हमारा नॉट इक्वल टू 0 भी है यहाँ पे, और पी और क्यू हमारा इंटीजर भी है। तो ये हमारा रैशनल नंबर हो गया। तो हम लोग क्या बोलेंगे, अतः यह एक परिमेय संख्या है। क्यों, क्योंकि 0 को हम लोग पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पर पी हमारा 0 और क्यू हमारा 1 2 3 ऐसे करके कोई भी नंबर हो सकता है 0 को छोड़ के। क्यू हमारा कुछ भी हो सकता है, कुछ भी रख लो तुम यहाँ पे, बस 0 ना रखो। क्योंकि पी जो 0 है हमारा, 0 को अगर तुम किसी भी नंबर से डिवाइड करोगे तो वैल्यू तुम्हारी आने वाली है 0 ही। लेकिन बस क्यू हमारा 0 नहीं होना चाहिए, तो ये हमारा परिमेय संख्या होगा। क्योंकि क्यू को अगर तुम 0 लिख दोगे तो तुम्हारा आने वाला है 0/0। ये आगे तुम्हें 11th में पढ़ने को मिलेगा, ये डिफाइंड नहीं होता है। 0/0 जो है हमारा, ये वैल्यू डिफाइन नहीं होती है। इसको हम लोग लिमिट्स में पढ़ेंगे। लिमिट नाम का एक चैप्टर आएगा तुम्हारा 11th में, उसमें तुम लोग इसको अच्छे से पढ़ने वाले हो। तो अभी इतना याद रखो, ये अभी तुम्हारे लिए हायर साइड का पड़ जाएगा, तो इसको तुम लोग ध्यान ना दो। बस ये ऐसे याद रखो कि जो नीचे वाली चीज है उसको हम लोग 0 नहीं लिख सकते, क्यों हमारे यहाँ पे नॉट इक्वल टू 0 आने वाला है। ठीक, अब इस क्वेश्चन को जिसको इसको नोट करना है वो पॉज करके नोट कर ले। हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब हमारे सामने एक टाइप के क्वेश्चन आते हैं, इसमें क्या बोला जाता है, जैसे क्वेश्चन में सीधे सीधे बोला जाएगा कि तुम्हें कोई फ्रैक्शन दिया गया है, फ्रैक्शन जिसे हिंदी में हम लोग बोलते हैं भिन्न। ये फ्रैक्शन क्या होता है भैया, फ्रैक्शन हमारा सिंपल है। जैसे हम रैशनल नंबर को जान रहे थे कि पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जा सके, क्यू नॉट इक्वल टू 0 हो, पी और क्यू हमारे इंटीजर्स हो, यहाँ पर भी वही चीज है। पी बाई क्यू की फॉर्म में हम लोग लिख सके, क्यू हमारा नॉट इक्वल टू 0, पी और क्यू जो हमारा है, पी और क्यू हमारा यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। यानी कि फ्रैक्शन में क्या है, पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सके, क्यू नॉट इक्वल टू 0, पी और क्यू हमारा कुछ भी हो सकता है, उसको हम लोग फ्रैक्शन बोल देते हैं। अब हमें क्या, हमें कुछ फ्रैक्शंस दिए जाएंगे और हमें बोला जाएगा इनका हमें डेसिमल एक्सपेंशन बताना है, यानी कि दशमलव प्रसार बताना है। डेसिमल एक्सपेंशन बताना होगा, यानी कि दशमलव प्रसार बताना होगा। अब सबसे पहला हमारे सामने क्या आता है, सबसे पहला तुम देख लो, तुम्हारे सामने आ रहा है 10/3। 10/3 का भी हमने एग्जाम्पल लिया था। अब इसको तुम्हें डेसिमल एक्सपेंशन करके बताना है कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या आने वाला है, इसका दशमलव प्रसार क्या आएगा। तो तुम्हें क्या करना है, सिंपल सी बात है, ऊपर वाले नंबर को नीचे वाले नंबर से डिवाइड कर दो और डेसिमल में उसकी वैल्यू निकाल दो। अब क्या करोगे तुमने 3 से 10 को डिवाइड करना है, तो 3 3 से हमारा होता है 9, बचा हमारा 1। तुमने यहाँ पे पॉइंट लगाया, पॉइंट क्यों लगाया, क्योंकि 1 हमारा 3 से डिवाइड नहीं हो पा रहा है। तो हमें पता है कि पॉइंट लगाने से एक आगे 0 पड़ जाता है, अगर पॉइंट लगा के एक आगे 0 बढ़ा देंगे तो 3 से वो कटने लगेगा। पॉइंट लगाया हमने, यहाँ पे आ गया 0, तो हमारे यहाँ पे हो गया 10। अब 10 को 3 से अगर डिवाइड करेंगे तो हमारा फिर से 3 आएगा, फिर 9 बचा, फिर 1 आया, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ेगा, फिर से इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे 9 आएगा, फिर 1 बचेगा, फिर 0 बढ़ जाएगा। ऐसे ही करते हुए ये आगे बढ़ता चला जाएगा। तो हमारा इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या आने वाला है, इसका अगर डेसिमल एक्सपेंशन निकालेंगे तो 3.3333 ऐसे आगे चलता चला जाएगा। अब इसको लिखने का एक तरीका भी होता है, इसको हम लोग ऐसे लिख देते हैं 3.3 के ऊपर बार, यानी कि जो चीज हमारी रिपीट होती जा रही है, अगर उसके ऊपर ऐसे करके बार बना देंगे हम लोग, ऊपर जैसे डैश बना देंगे, तो हम लोग ये बोल देते हैं कि उसको हम लोग छोटी फॉर्म में भी लिख सकते हैं। इतना बड़ा तुम थोड़ी लिखोगे बार बार 3 तुम करते चले जा रहे हो, ये थोड़ी ना करोगे। तुम क्या करते हो, जो चीज रिपीट हो रही है उसके ऊपर एक बार बना देते हो। इससे हम लोग समझ जाते हैं कि ये वाली चीज बार बार रिपीट होती जा रही है। तो 3.33 के ऊपर बार, यानी कि 3 हमारा बार बार रिपीट होता जा रहा है। इसका मतलब ये आ जाएगा कि 3.333333 ऐसे चलता चला जा रहा है। तुम कई जगह देखोगे कि 3 के ऊपर पॉइंट भी बना देते हैं, 3 के ऊपर ऐसे करके डॉट बना देते हैं। उसका मतलब भी यही है कि 3 बार बार रिपीट होता जा रहा है। और ऐसे करके अगर आगे डैश 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 बना दें, उसका मतलब भी यही है कि ये आगे रिपीट होता जा रहा है। सिंपल सी चीज है, 10/3 हमें दिया गया था, उसका हमें डेसिमल एक्सपेंशन निकालना था, हमने उसको डिवाइड करके उसका डेसिमल एक्सपेंशन निकाल दिया। अब हमारे सामने दूसरा क्वेश्चन आता है। अब दूसरा क्वेश्चन क्या आता है, दूसरा क्वेश्चन मान लो तुम्हारे सामने है 49/1000। अब इसका तुम्हें डेसिमल एक्सपेंशन निकालना है। अब देखो, जो ये 1000 हो गए, 100 हो गया, मतलब यानी कि 0 0 वाले जो नंबर्स होते हैं
उनसे डिवाइड करना बड़ा आसान होता है। कैसे आसान होता है? जैसे यहाँ पे है हमारे पास 1 2 3 0 है, तुम्हें सिंपली देखना है कि कितने जीरो है। 1 2 3 0, 3 0 है यहाँ पे, तो तुम क्या करोगे, जो नंबर ऊपर वाला है हमारा जिसको हम लोग डिवाइड कर रहे हैं उस नंबर से, तो हम लोग क्या करेंगे वहां पर हम 3 नंबर से आगे डॉट बना देंगे। यानी कि जैसे 49 हमारा ये था, 49 से 3 नंबर आगे, 1 2 3, तीसरे तो कुछ है नहीं, तो हम लोग यहाँ पर 0 मान सकते हैं। 1 2 3, 3 नंबर आगे हम लोग बना देंगे पॉइंट। तो सिंपली ये वैल्यू हमारी निकल के आ गई इसकी। तो हम क्या करेंगे, कोई भी अगर 0 0 वाले नंबर से हमें डिवाइड करना है तो सिंपल है, यहाँ पे 0 0 हटाओ और 3 नंबर आगे पॉइंट बना दो। यानी कि 3 0 है हमारे पास, तो तीनों 0 हटाओ और 3 नंबर आगे पॉइंट बना दो। 2 0 होते हैं तो 2 नंबर यहाँ पर दोनों 0 हटाते हैं और 2 नंबर आगे पॉइंट बना देते हैं। 4 होते तो 4 नंबर आगे पॉइंट बनाते, 1 0 और बढ़ जाता, यहाँ पे पॉइंट लगता आके। ऐसे ही हम लोग अगर 0 वाले नंबर से डिवाइड करने वाले हैं तो हम लोग आसानी से उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक, अब एक और क्वेश्चन हमारे सामने आता है तीसरा। अब तीसरा क्या है हमारे पास, तीसरा हम लोग लिख सकते हैं 2/11। अब 2/11 को अगर हम लोग इसकी वैल्यू निकालने वाले हैं डेसिमल एक्सपेंशन, तो कैसे निकालेंगे इसका डेसिमल एक्सपेंशन? निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 2 को हम लोग 11 से डिवाइड करने वाले हैं। अब तुम कहोगे भैया 11 से 2 को डिवाइड करने की बात चल रही है, यहाँ तो 2 तो डिवाइड ही नहीं हो रहा है 11 से। तुम क्या करोगे, यहाँ पर तुम लगाने वाले हो पॉइंट। तुमने लगाया डॉट, जैसे तुम डेसिमल लगाओगे, डेसिमल लगाने से क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक नंबर के आगे 0 बढ़ जाएगा, तो ये हमारा 20 बन गया। अब 11 से अगर डिवाइड करोगे तो 20 डिवाइड होने के लिए है, कैसे डिवाइड करेंगे, 1 जा होगा हमारा 11, 11 1 जा 11 हो गया, तो हमारा बचा यहाँ पर 9, 9 बचा, पॉइंट लगाइए, पॉइंट लगाए तो 0 यहाँ पे बढ़ जाएगा। 11 8 जा हमारा कितना होता है 88, दोबारा हमारा 2 आ गया। अब तुम क्या देखने वाले हो, जिस नंबर से हम शुरू करे थे वही नंबर हमारा दोबारा आ गया। यानी कि जो 1 8 है, पॉइंट के बाद में 1 8 है, ये बार बार रिपीट होने वाला है। कैसे भैया पता चल गया आपको, अब जैसे 2 है, पॉइंट लगाया हमने, 0 बढ़ाया, फिर से 20 आ गया। 11 से अगर 20 को डिवाइड करोगे तो क्या करोगे तुम, 1 जा हमारा हो जाएगा 11, फिर से 9 बचेगा, यहाँ पे पॉइंट लगाया 0 बढ़ जाएगा, फिर से 8 आएगा यहाँ पे, 8 से 88, ऐसे ही हमारा चलता चला जाएगा। 18 18 18 हमारा बार बार रिपीट होता जाएगा। तो 2/11 की हमारी डेसिमल एक्सपेंशन क्या निकल के आएगा, 0.18 के ऊपर बार, यानी कि 18 हमारा बार बार रिपीट होता जा रहा है। हो सकता है पेपर में तुमसे ये भी पूछा जाए कि ये तुम्हारा अशांत आवर्ती का है या शांत आवर्ती का है, या फिर रिपीट हो रहा है या नहीं रिपीट हो रहा है, ये चीजें पूछी जा सकती है। तुम देख लो कि पॉइंट के बाद में हमारा 18 आ रहा है और 18 के ऊपर लगा हुआ बार, यानी कि 18 18 18 18 ऐसे आगे चलते जा रहा है, रिपीट होता जा रहा है। तो हम लोग क्या बोलने वाले हैं यहाँ पर, हम देख रहे हैं कि ये आगे जाके रुक नहीं रहा है कभी, यानी कि ये आसान का, यानी कि पॉइंट के बाद आया नंबर कभी जाके रुक नहीं रहा है, कोई डिफाइन वैल्यू नहीं निकल के आ रही है, तो ये हमारा आसान हो जाएगा। आसान तो गया। अब ये बार बार रिपीट कर रहा है तो हम लोग बोलेंगे अशांत आवर्ती का है। आवर्ती यानी कि रिपीट हो रहा है, आवर्ती का है। अशांत आवर्ती का यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है ये, जिसको हम लोग बोल देते हैं NTR, NTR। ठीक, तो ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो जाएगा। अब हम देख रहे हैं 49/1000 है, 49/1000 की वैल्यू हमारी ये निकल के आई। अब इसमें तुम देख रहे हो 0.049, पॉइंट के बाद में जो नंबर्स होते हैं उनको हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं। ये चीज याद रखो, पॉइंट के बाद में नंबर एक एक करके पढ़े जाते हैं। ऐसा नहीं होगा कि तुम बोलो 0.049, ये नहीं बोल सकते तुम पॉइंट के बाद वाले नंबर होते हैं उनको एक एक करके पढ़ा जाता है, 0.049। तो इसको अगर तुम लोग देखोगे तो तुम्हें देख के पता चल रहा है कि ये तो जाके रुक जा रहा है 0.049, 9 के आगे कुछ है ही नहीं, तो ये तो हमारा रुके जा रहा है, तो इसको हम लोग बोल देंगे शांत। ये तो शांत हो गया ना हमारा, ये तो शांत है, बिल्कुल आसानी से शांति से बैठा हुआ है, 4 9, उसके बाद में कुछ नहीं है, तो ये हमारा शांत हो जाएगा, यानी कि टर्मिनेटिंग हो जाएगा, टर्मिनेटिंग। ठीक, अब हमारे पास है 10/3। 10/3 की वैल्यू हमारी 3 आती आ रही थी, 3.333333 ऐसे आ रही थी। तो इसको तुम लोग क्या बोलोगे, तुम देख रहे हो 3.3 के ऊपर बार है, यानी कि 3 हमारा बार बार रिपीट होता जा रहा है और कभी ये रुक नहीं रहा है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, ये हमारा पहले नंबर में तो नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग है क्योंकि ये टर्मिनेट नहीं कर रहा है, रुक नहीं रहा है कभी जाके, नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। और फिर उसके बाद में हम लोग देख रहे हैं ये बार बार आता भी जा रहा है, यानी कि रिपीटिंग भी है, तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नेचर का है ये, यानी कि अशांत आवर्ती का है ये। तो यहाँ पर तुम लिख सकते हो अशांत आवर्ती का है। और तुम्हारे शांत आवर्ती के भी कई क्वेश्चन आएंगे, इस टाइप से तुम्हारे सामने कोई भी क्वेश्चन आएगा तुम उसको सिंपली कर सकते हो। तुम्हें क्या करना है, उसे डिवाइड करके वैल्यू निकालनी है तुम्हें। अगर तुम्हारा पॉइंट के बाद वाला नंबर जो है वो कभी रुक नहीं रहे,
तो तुम्हारे वो क्या हो जाएंगे, अशांत हो जाएंगे। अशांत है तो तुम्हें सिंपल से देखना है कि वो बार बार रिपीट हो रहे हैं या नहीं रिपीट हो रहे हैं। अगर वो बार बार रिपीट हो रहे हैं तो तुम लोग बोलोगे अशांत आवर्तिका है, अगर वो रिपीट नहीं हो रहे हैं तो तुम लोग बोलोगे अशांत अनावर्तिका है। यानी कि अगर वो रिपीट हो रहा है तो तुम्हारा हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, और अगर वो रिपीट नहीं हो रहा है तो तुम्हारा हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ठीक, और अगर वो जाके रुक जा रहा है तुम्हारा सिंपल से टर्मिनेटिंग हो जाएगा, यानी कि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, यानी कि हिंदी में कहेंगे शांत, शांत दशमलव प्रसार, यानी कि शांत नेचर का है। अब जिसको इसको क्वेश्चन नोट करना है वो पॉज करके नोट कर ले, हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब जैसे हमने पढ़ा अभी डेसिमल एक्सपेंशन जो हमारे होते हैं, डेसिमल एक्सपेंशन हमारे दो टाइप के होते हैं। अब उनको हम लोग एक फ्लो चार्ट में समझने वाले हैं, कई सारी चीजें उनके अंदर और भी आती है। जैसे डेसिमल एक्सपेंशन था हमारा, डेसिमल एक्सपेंशन यानी कि दशमलव प्रसार, इसको हम लोग दो टाइप में चेंज कर सकते हैं, दो टाइप से हम लोग पढ़ते हैं इसको। अब कौन कौन से दो टाइप होते हैं, एक टाइप होता है हमारा टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग यानी कि शांत। ठीक, अब एक हमारा शांत होता है, अब दूसरा हमारा कौन सा होता है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग यानी कि अशांत। अब जो टर्मिनेटिंग होते हैं, टर्मिनेटिंग वालों को तो हम लोग बोल देते हैं कि भैया रैशनल नंबर है, सिंपली ऐसे ही बोल देते हैं रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर होते हैं। ठीक, इनको हम लोग सिंपली बोल सकते हैं कि रैशनल नंबर होते हैं। अब नॉन टर्मिनेटिंग जो होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग भी हमारे दो टाइप के होते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग दो टाइप, कौन कौन से दो टाइप के होते हैं, एक हमारा होता है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, यानी कि शांत, यानी कि अशांत आवर्ती, आवर्ती यानी कि बार बार आना। ठीक, एक तो हमारा हो गया नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, यानी कि अशांत आवर्ती। रिपीटिंग की जगह कई जगह तुमको बुक्स में लिख के दिखाएगा रिकरिंग, रिकरिंग का मतलब भी आना होता है, बार बार रिपीट होना, आना बार बार। और दूसरा हमारा कौन सा होता है, दूसरा हमारा होता है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग यानी कि ये टर्मिनेट भी नहीं कर रहे हैं और रिपीट भी नहीं कर रहे हैं, तो इनको हम लोग क्या बोलते हैं, अशांत अनावर्ती, अनावर्ती, अशांत अनावर्ती। ठीक, अब इसके बाद में हमारे सामने आता है जैसे अशांत आवर्ती वाला था जो हमने बताया था तुम लोग को, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग वाले जो होते हैं ये हमारे होते हैं रैशनल नंबर, रैशनल नंबर होते हैं हमारे। ये जितने भी आएंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग के अंदर वो सारे रैशनल नंबर हो जाएंगे। और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग जो होते हैं ये हमारे होते हैं इररेशनल नंबर, इररेशनल नंबर यानी कि ये हमारा होगा परिमेय संख्या, ये हमारी होंगी अपरिमेय संख्याएं। ठीक, अब क्या आता है हमारे सामने, जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग वाले होते हैं ये भी हमारे दो टाइप के होते हैं। अब ये कौन कौन से दो टाइप के होते हैं, एक होता है हमारा प्योर और एक होता है हमारे पास मिक्स्ड। प्योर यानी कि शुद्ध तरीके के होते हैं, एक मिश्रित, ये दो टाइप के होते हैं। अब प्योर कौन से होते हैं और मिक्स्ड कौन से होते हैं, प्योर हमारे वो वाले होते हैं जैसे अभी हमने तुम लोग को बताया था 3.333333 वाला बताया था हमने, तो थ्री के बाद में पॉइंट के बाद वाला जो नंबर है वही हमारा बार बार रिपीट होता जा रहा है, तो वो हमारा हो जाता है प्योर के अंदर आता है। ठीक, वो हमारा प्योर के अंदर आता है। और जो ये हमारे इम्प्योर होते हैं यानी कि मिक्स्ड वाले होते हैं वो कौन से होते हैं, वो हमारे होते हैं जैसे मान लो तुम्हारे पास है 2.75 है, और हमने बोला कि 5 के ऊपर बार है, यानी कि पॉइंट के बाद वाले नंबर पे नहीं, पॉइंट के बाद वाले नंबर के बाद वाले नंबर पे हमारा बार आ रहा है, यानी कि हमारा 2 पॉइंट यहाँ पर है 2.7 और 5 ऐसे हो रहा है हमारे पास, यानी कि पॉइंट के बाद वाला नंबर हमारा रुका हुआ है, उसके बाद में एक नंबर ऐसा है जो हमारा रिपीट होता जा रहा है। ऐसे हो सकता है कि 3-4 नंबर के बाद वाला नंबर हमारा हो जिसके ऊपर बार लगा हो, यानी कि वो रिपीट हो रहा हो, तो वो वाले हमारे मिक्स के अंदर आएंगे। जैसे हम लोग बोल सकते हैं 4.6235, अब 5 के ऊपर लगा हुआ है बार, यानी कि 4.623 तो होगा, फिर उसके बाद में 5 हमारा बार बार रिपीट होता जाएगा, तो हम लोग बोलेंगे ये वाले हमारे होते हैं मिक्स्ड। और प्योर वाले कौन से होते हैं, पॉइंट के बाद वाले नंबर पे ही हमारा बार लग जाए तो वो हमारे प्योर के अंदर आते हैं। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अभी हमने पढ़ा कि हमें अगर मतलब कोई फ्रैक्शन दिया जाएगा उससे हमें उसका डेसिमल एक्सपेंशन निकालना है।
हमारे पास क्या होगा, हमें कोई डेसिमल एक्सपेंशन दिया जाएगा, उससे हम लोग को कोई रिफ्रैक्शन निकालना होगा। तो अब हम लोग उसी के ऊपर जाने वाले हैं। तो ऐसा भी होगा, कई बार हमारे सामने ऐसा है और कई बार ऐसा क्वेश्चन है, इनका भी हमें वो निकालना पड़ेगा, पी बाई क्यू की फॉर्म निकालनी पड़ेगी, यानी कि फ्रैक्शन के रूप में उन्हें भी हमें निकालना पड़ेगा। तभी हमने ये वाली चीज तुम लोग को उससे पहले ही पढ़ा दी। अब हम लोग इनके ऊपर क्वेश्चंस देखने वाले हैं कि डेसिमल एक्सपेंशन से हम लोग उनको फ्रैक्शंस के रूप में कैसे चेंज कर सकते हैं। जिसको इसको नोट करना है वो पॉज करके नोट कर ले, हम लोग अपने क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। अब हमारे सामने क्वेश्चंस क्या आते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे सामने आता है कि हमें कोई डेसिमल में वैल्यू दी जाएगी और उसको हम लोग को पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखना होगा। सबसे पहला हमारे सामने क्या है, पहला हमारे सामने है मान लो 0.75। अब 0.75 को हमको पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखना है। और दूसरा हमारे पास क्या आ रहा है, हम क्वेश्चन पहले लिखे दे रहे हैं, फिर उसके बाद में उनको सॉल्व करके बताएंगे। 0.75 पहला था हमारे पास, दूसरा हमारे पास क्या आएगा 0.39। अब इसको भी हमको बताना है अपने पी बाई क्यू की फॉर्म में। तीसरा हमारे पास क्या है, तीसरा है हमारे पास 0.2। चौथा है हमारे पास 0.4250। अब इसको भी हमें अपने पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख के बताना है। अब इनको सोल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 0.75 है, अभी हमने बताया था तुम लोग को, अगर हम लोग जीरो वाले नंबर से डिवाइड करें, जैसे हमारे पास 10 है, 100 है, 1000 है, उनसे अगर डिवाइड करते हैं तो अपॉन में जितने जीरो हैं उतने आगे हम लोग ऊपर वाले में पॉइंट लगा देते हैं। जैसे अगर अपॉन में अभी हमने बताया था 49 था, 49 के अपॉन में 1000 था, तो 1000 में 3 जीरो आ रहे हैं, तो 49 में क्या होगा, इधर से हम लोग गिनना शुरू करेंगे और 3 नंबर आगे हम लोग लगा देंगे अपना जीरो। क्या करेंगे, इधर से गिनना स्टार्ट करेंगे और 3 नंबर आगे हम लोग अपना पॉइंट लगा देंगे। तो हम क्या करने वाले हैं, 1000 से अगर इसको डिवाइड करना है तो 49 हमने लिखा, इधर से हमने गिनना स्टार्ट किया 1 2, तीसरा कोई नहीं है तो हम यहाँ पे जीरो मान सकते हैं, 3 3 के बाद में हम लोग यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे। तो हम लोग क्या लिखेंगे, 0.049, ये हमारा हो जाएगा इसका डेसिमल एक्सपेंशन। अब हमें क्या है, इसका बिल्कुल उल्टा ही अपोजिट करके आना है बिल्कुल। अब इसका उल्टा करके यहाँ पर हम लोग को आना है, यानी कि पी बाई क्यू की फॉर्म में आना है। तो हम लोग अब कैसे निकालेंगे, हमारे पास दिया गया 0.75, 0.75 यानी कि 0.75 है। अब इसको हमको पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखना है। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर क्या देख रहे हो तुम, दो के बाद में पॉइंट आ रहा है, दो के बाद में पॉइंट है, तुम क्या करोगे, यहाँ पर से मानो तुमने पॉइंट हटाया, पॉइंट तुमने हटाया, तुम क्या करोगे, अपॉन में 1 हमारे पास पहले से होता है, पॉइंट हटाने की वजह से क्या होगा, दो के बाद में अगर पॉइंट है तो नीचे हम लोग बढ़ा देंगे 2 जीरो। अब देख लो तुम्हारे पास आ रहा है 75/100, 75/100 आ रहा है। अब इसको अगर तुम डेसिमल एक्सपेंशन इसका निकालोगे तो नीचे अपॉन में 2 जीरो है, यानी कि 2 के बाद में पॉइंट लग जाएगा, तो हमारा आंसर यही आ जाएगा 0.75। हम क्या कर रहे थे, हम 0.75 को पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख रहे थे, तो पी बाई क्यू की फॉर्म में आगे निकालेंगे जाके तो ये हमारे पास आएगा। अब इसको हम लोग सॉल्व करके भी लिख सकते हैं, यानी जैसे यहाँ पे है, अगर हम लोग 25 से इसको काटे तो 25 3 हमारा 75 होता है और 25 4 हमारा 100 होता है, तो इसको हम लोग सिंपली लिख सकते हैं 3/4। तो पी बाई क्यू की फॉर्म में हमारा ये निकल कर आ गया है, 3/4 इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब सिंपली वैसे ही हमारे पास 0.39 है, 0.39 को हम लोग क्या करेंगे, 0.39 है, पॉइंट हटाया, अपॉन में 2 जीरो बढ़ाएंगे, क्यों 2 जीरो बढ़ाएंगे, 2 के बाद में पॉइंट है, तो ये हमारा निकल के आ जाएगा 39/100। अब ये हमारा 3 से डिवाइड हो रहा है, लेकिन 100 हमारा 3 से डिवाइड नहीं होगा। इसको अगर तुम सॉल्व करने जाओगे तो ये इसके आगे वैल्यू नहीं निकाल पाओगे, यही हमारा पी बाई क्यू की फॉर्म निकल कर आ जाएगी। अब हमारे पास है 0.2, 0.2 को अगर तुम्हें डेसिमल एक्सपेंशन के रूप में लिखना है तो कैसे लिखोगे, 0.2 है, पॉइंट हटाया, नीचे एक जीरो बढ़ेगा, क्यों एक जीरो बढ़ेगा, क्योंकि एक नंबर के बाद में पॉइंट है, तो नीचे एक जीरो आएगा, तो हमारी वैल्यू निकल के आएगी 2/10, यानी कि 2 से अगर 10 को डिवाइड करेंगे 1 जा 5 जा, तो हमारी वैल्यू निकल के आ जाएगी 1/5। ये हमारी पी बाई क्यू की फॉर्म में निकल कर आ गई है वैल्यू। अब हमारे पास आ रहा है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, 0.4250 को हम लोग को पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख के बताना है। तो इसको लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 0.4250 है हमारे पास, इसको हमें पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखना है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहां से हमने हटाया पॉइंट, पॉइंट हटाओगे तुम कितने जीरो नीचे बढ़ाओगे, तुम नीचे बढ़ाने वाले हो 4 जीरो। 4 जीरो क्यों बढ़ाएंगे, क्योंकि 4 डिजिट के आगे पॉइंट है हमारा, 4 नंबर के बाद में पॉइंट है, तो हम लोग 4 जीरो बढ़ा देंगे। अब तुम्हारे वैल्यू क्या निकल के आई है, तुम्हारी वैल्यू निकल के आई है 4250 अपॉन में 10,000, अपॉन में 10,000। अब तुम क्या देख रहे हो, तुम्हें इसको सॉल्व करना है, ऊपर भी जीरो नीचे भी जीरो, एक एक जीरो तो ऐसे ही कट गया। अब तुम्हारे पास है 425 अपॉन में 1000। अब इसको 425 को अगर तुम 5 से डिवाइड करो तो तुम्हारा कितना आने वाला है, 8 जा 40, 5 जा 25, 85 अपॉन में फिर से 5 से डिवाइड करो, 200 आएगा। अब यहाँ पे 5 यहाँ पे भी है, 5 से ये भी डिवाइड हो रहा है, 5 से ये भी डिवाइड हो रहा है, तो 5 से फिर से डिवाइड करने वाले हैं, यानी कि हमारा निकल के आया था 85/200 निकल के आया था, तो 5 से इसको फिर से डिवाइड करेंगे, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, इसको 5 से करेंगे तो कितना निकल के आएगा 40।
वैल्यू हमारी निकल के आ रही है 17/40, ये हमारी निकल के आ गई है 17/40। हम लोग पी बाई क्यू की फॉर्म में इसको निकाल के दे दिए। तो हमें क्या करना था, डेसिमल में हमको वैल्यू दी जाएगी, डेसिमल एक्सपेंशन के रूप में हमको वैल्यू दी जाएगी, उसको हमको पी बाई क्यू की फॉर्म में निकाल के देना है। डेसिमल एक्सपेंशन के रूप में वैल्यू दी गई, पी बाई क्यू की फॉर्म में निकाल दी, ये भी दी गई, वैसे हमने पी बाई क्यू की फॉर्म में इसको भी निकाल दिया। ऐसे हमने चारों क्वेश्चंस को कर दिया। ऐसे क्वेश्चंस भी तुम्हारे पेपर में आने वाले हैं। अब एक और टाइप का, तुम बोलोगे भैया यहाँ पर तो तुम आपने हर बार वो वाले नंबर ही लिखे हैं जो टर्मिनेटिंग है, ये भी टर्मिनेटिंग था, ये भी टर्मिनेटिंग था, ये भी टर्मिनेटिंग था, ये भी टर्मिनेटिंग था। अगर हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग वाले नंबर आ जाए तो हम लोग क्या करने वाले हैं। अब नॉन टर्मिनेटिंग में तुम्हारे पास नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग अगर नंबर आता है तो उसकी जो हम लोग अगर उसका निकालने बैठेंगे पी बाई क्यू की वैल्यू, तो पी बाई क्यू की फॉर्म में हम लोग उसको नहीं लिख पाएंगे। लेकिन ऐसा हो सकता है कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग वाले नंबर आ जाए, उनको हम लोग पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। उनको हम लोग पी बाई क्यू की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, इसके बाद में हम वही पढ़ने वाले हैं। जिसको इसको नोट करना है पॉज करके नोट कर ले, हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अभी हमने पढ़ा कि अगर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हमको दिया जाएगा, यानी कि शांत दशमलव प्रसार अगर हमको दिया जाएगा, तो उसको हम लोग पी बाई क्यू की फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। हमारे सामने आएगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग वाला हमको नंबर दिया जाएगा। एक ऐसा डेसिमल एक्सपेंशन दिया जाएगा जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा, यानी कि अशांत आवर्ती वाला हमारे पास कोई नंबर होगा, तो उसको हम लोग को रिप्रेजेंट करना होगा पी बाई क्यू की फॉर्म में। अब क्वेश्चन जैसे क्या हो सकता है, जैसे मान लो तुम्हारे पास क्वेश्चन है 0.3 के ऊपर बार। अब इसको तुम्हें पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख के देना है। अब इसको कैसे लिखा जाएगा पी बाई क्यू की फॉर्म में। अब तुम देख रहे हो, तुमने देखा पॉइंट के बाद में 3 है, 3 के ऊपर लगा हुआ है बार। बार का मतलब क्या होगा, जो ये पॉइंट के बाद में 3 है ये बार बार रिपीट होता जा रहा है। ठीक, बार बार 3 हमारा रिपीट होता जा रहा है। अब तुम क्या कर रहे हो, तुम ऐसा लिख सकते हो जैसे तुम्हारे पास ये क्वेश्चन दिया गया, इसको तुम्हें पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखना है। हम क्या कर रहे हैं, इसको हम लोग मान लेते हैं एक्स, इसको हमने मान लिया एक्स के इक्वल। तो हमारा एक्स क्या हो गया, एक्स हमारा हो गया पॉइंट का 3 ये पूरा हो गया। अब हम क्या करेंगे, 10 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको हमने समीकरण 1 मान लिया, यानी कि इक्वेशन 1 मान लिया। अब हम क्या करेंगे, 10 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर साइड भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर साइड भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब तुम लोग सोच रहे हो भैया 10 से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं। 10 से मल्टीप्लाई हम लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि केवल एक ऐसा नंबर है जो हमारा बार बार रिपीट हो रहा है, पॉइंट के बाद में वो तुरंत आ रहा है वाला नंबर। तो हम लोग 10 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो यही वाला नंबर उठ के हमारा आगे आ जाएगा। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, 10 से मल्टीप्लाई करने पर हमारा क्या होगा, 10x इक्वल टू, इससे अगर 10 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 3.3333, ऐसे पूरा आएगा। ये हमारा निकल कर आ गया है। इसको हम लोग मान लेंगे इक्वेशन नंबर 2, यानी कि समीकरण 2। अब हम क्या देख रहे हैं, ये हमारा ये निकल के आया। अब हम करेंगे इक्वेशन 2, इक्वेशन नंबर 2-1, यानी कि समीकरण 2 को समीकरण 1 से अगर माइनस कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारा क्या आने वाला है, समीकरण दो क्या थी हमारी, 10x इक्वल टू 3.3333, ऐसे पूरा था। और इक्वेशन नंबर 1 क्या थी, x इक्वल टू 0.3333। अब हम क्या करेंगे, इनको कर रहे हैं माइनस, इनको माइनस करेंगे तो 10x में से x जाएगा तो हमारा बचेगा 9x, और 3.333 और अपॉन में 0.333, इनसे अगर इसको 3.333 से अगर हम लोग 0.333 माइनस करेंगे तो हमारा कितना बचेगा, यहाँ पर हमारा बचेगा 3 पॉइंट, आगे पूरा 0 0 होगा क्योंकि 333 पूरा कटता चला जाएगा। तो अपॉन में हमारा बचने वाला है यहाँ पे 3.000। अब हम क्या करेंगे, हमारा निकल के 9x इक्वल टू 3, ये निकल कर आया। अब x की वैल्यू यहाँ से तुम लोग निकालोगे तो 3 अपॉन में 9, यानी कि 1/3। और x हमने क्या माना था, x हमने माना था 0.3333 को हमने x माना था, इसको हमने x माना था, हमें इसको p बाई क्यू की फॉर्म में लिखना था। x हमारा निकल गया है 1/3, यानी कि ये p बाई क्यू की फॉर्म में निकल कर आ गया है। तो x हमारा 1/3 है, ये हमारा p बाई क्यू की फॉर्म में निकल कर आ गया है। ये हमारा हो जाएगा आंसर। अब जिसको इसको नोट करना है पॉज करके नोट कर ले, हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब हमारे सामने आता है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, जैसे मान लो तुम्हें दिया गया 0.49, अब इसको तुम्हें रिप्रेजेंट करके बताना है पी बाई क्यू की फॉर्म में। जैसा लास्ट वाला क्वेश्चन था बिल्कुल सेम वैसा ही है, इसको हमें पी बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है।
49 के ऊपर यहाँ पे बार है। हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे पी बाई क्यू की फॉर्म में? इसको पी बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 0.49 इसको खोल के लिखेंगे तो 4949 ये बार बार आता जाएगा, ऐसे पूरा आगे चलता चला जाएगा। इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। इसको हमने एक्स के बराबर मान लिया है, ठीक, इसको एक्स के बराबर मान लिया है। अब हम क्या देख रहे हैं, पॉइंट के बाद में दो नंबर ऐसे हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। दो नंबर बार बार रिपीट हो रहे हैं तो हम क्या करेंगे, 100 से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 100 से मल्टीप्लाई करने पर ऐसे लिख सकते हैं 100 से गुणा करने पर दोनों तरफ करी जाएगी 100 से गुणा। अगर करेंगे तो हमारा आएगा 100x इक्वल टू, इसकी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 49.494949 ऐसे पूरा चलता चला जाएगा। इसको मान लिया इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 को माइनस करेंगे इक्वेशन नंबर 1 से। इक्वेशन 2 को अगर इक्वेशन 1 से माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से माइनस करने पर कैसे लिखेंगे, 100x माइनस, ऐसे डायरेक्टली लिख सकते हो ना, 100x माइनस एक्स इक्वल टू 49.4949 माइनस 0.49, ऐसे पूरा 4949 आगे चलता चला जाएगा। अब हम क्या करेंगे, 100x में से अगर x जाएगा तो हमारा निकल के आएगा 99x, और 49.494949 से अगर हम लोग माइनस करेंगे 0.494949 तो हमारी वैल्यू क्या निकल के आएगी, तो हमारी वैल्यू निकल के आएगी 49, ये हमारी वैल्यू निकल के आएगी। अब x इक्वल टू हमारा क्या निकल के आ गया, 49/99, ये हमारा p बाई क्यू की फॉर्म में निकल कर आ गया है। पहले हमें दिया गया था 0.49 के ऊपर बार, इसको हमें p बाई क्यू की फॉर्म में लिखना था, p बाई क्यू की फॉर्म में इसका आंसर निकल कर आ गया है। अब जिसको इसको नोट करना है वो पॉज करके नोट कर ले, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, हमें दिया गया है 6.3 के ऊपर बार। अब इसे हमें रिप्रेजेंट करना है p बाई क्यू की फॉर्म में, p बाई क्यू की फॉर्म में हमें इसे रिप्रेजेंट करके बताना है। अब तुम क्या देख रहे हो, 6.3 ऐसे 3 चलता चला जा रहा है, इसको हमने मान लिया x मान लिया। अब पॉइंट के बाद में एक नंबर ऐसा है जो बार बार रिपीट होता जा रहा है, तो हम लोग क्या करने वाले हैं, इसकी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो, 10 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करने पर, अब दोनों तरफ तुम 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई करने पर क्या होगा, इधर हो जाएगा तुम्हारा 10x इक्वल टू 63.3333 ऐसे पूरा आता चला जाएगा तुम्हारा, ठीक। अब इसको तुम मान लोगे इक्वेशन नंबर 2। अब तुम्हें क्या करना है, इक्वेशन नंबर 2 से इक्वेशन नंबर 1 को माइनस करना है। सिंपल सा मेथड याद रखो, पहले तुम्हारे पास दिया जाएगा कुछ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग बाई टाइप का नंबर, उसको तुम्हें उसको x मान लेना है। x मानने के बाद तुम्हें देखना है कि कितने नंबर बार बार रिपीट हो रहे हैं। अगर एक नंबर बार बार रिपीट हो रहा है 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, दो रिपीट हो रहे हैं तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों तरफ 100 या 10 से मल्टीप्लाई या 1000 से भी हो सकता है। अगर 3 रिपीट हो रहे हैं तो 1000 से करेंगे, और हो रहे होंगे तो उतने ही जीरो वाले नंबर से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों साइड। तो उसके बाद में हम क्या करेंगे, दोनों साइड मल्टीप्लाई करने के बाद में जो वैल्यू आएगी सेकंड इक्वेशन उसको मान लेंगे, और पहली वाली इक्वेशन ने पहले मानी रखी थी, सेकंड में से पहले इक्वेशन माइनस करके हमारा p बाई क्यू की फॉर्म में वैल्यू निकल कर आ जाएगी। अब हम क्या करने वाले, इक्वेशन 2 से 1 को माइनस करेंगे। इक्वेशन 2 हमारे पास ये है, इक्वेशन 1 ये है, इससे हम लोग माइनस करने वाले हैं। तो क्या करने वाले हैं, 10x इक्वल टू 63.3333 ये पूरा, और x इक्वल टू 6.3333 ये, इन दोनों का आपस में माइनस करने वाले हैं। 10x में से x जाएगा तो हमारा बचेगा 9x, 63.333 और 6.333 इन दोनों को आपस में माइनस करेंगे तो हमारी वैल्यू कितनी आने वाली है, वैल्यू आएगी हमारी 57 हमारी वैल्यू निकल कर आ गई है। देखो 3 ये तो पूरा कट जाएगा, पॉइंट के बाद वाले सारे नंबर कट जाएंगे, 63 में से 6 हटाओगे तो 57 बचेगा। अब तुम्हें x की वैल्यू अगर निकालनी है, तुम्हारी x की वैल्यू आ जाएगी 57/9, 57/9 हमारी x की वैल्यू निकल कर आ गई है। 57 देखो 3 से डिवाइड हो रहा है, 9 भी 3 से डिवाइड हो रहा है, तो इसको अगर 3 से करेंगे तो 3 बन जाए 3, और इधर 27 बचा 9 जा 19, 3 जा 57 होता है, और 3 आ जाएगा। तो x की वैल्यू हमारी लास्ट में निकल के आएगी 19/3, ये हमारी p बाई क्यू की फॉर्म में x की वैल्यू निकलकर
आ गई है। अब इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जिसको नोट करना है पॉज करके नोट कर ले। अभी तक हमने नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग वाले नंबर देख रहे थे। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग में दो टाइप के होते हैं, प्योर और मिक्स्ड, हमने बताया था। तो हमने अभी तक प्योर वाले केवल देखे, यानी कि पॉइंट के बाद वाला जो तुरंत वाला नंबर है वहां से ही रिपीट होना शुरू हो जाएगा नंबर, हमने वो नंबर देखे हैं। अब हम देखने वाले हैं मिक्स्ड वाले, यानी कि जैसे हमारे पास है 3.244 के ऊपर 12। क्वेश्चन ये है हमारे पास। अब इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले मानो x इक्वल टू हमने मान लिया 3.24 के ऊपर बार है, ठीक। अब तुम क्या करोगे? 10x से दोनों साइड मल्टीप्लाई करोगे। टेन एक्स से दोनों साइड तुमने मल्टीप्लाई करी। 10x से मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा? यहाँ पर तुम्हारा 10x से नहीं, 10 से दोनों साइड मल्टीप्लाई करोगे। 10 से दोनों साइड मल्टीप्लाई करने पे तुम्हारा आएगा 10x इक्वल टू 32.4 के ऊपर बार, ठीक। अब तुम फिर से इसमें 10 से मल्टीप्लाई एक और बार करोगे। 10 से क्यों एक और बार करेंगे? क्योंकि 4 हमारा बार बार रिपीट होता जा रहा है। यहाँ पे 10 से क्यों करी थी? क्योंकि पॉइंट के बाद में एक नंबर है जो हमारा, जिसके ऊपर बार वगैरह कुछ नहीं दिया गया है। तो यहाँ पे इसलिए 10 से करेगी। दोबारा 10 से इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 4 हमारा बार बार रिपीट हो रहा है, मतलब कि एक नंबर है हमारा बार बार रिपीट होने के लिए, तो उसको हम लोग 10 से तभी करेंगे। दोबारा 10 से करने पे पहले इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो, इक्वेशन नंबर 2 इसको मान लो। अब दोबारा 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे 10 से। तो अब हमारे पास आ जाएगा 100x इक्वल टू 324.4444, ये पूरा निकल के आएगा। इसको मान लो इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 1 हमारी ये हो गई, इक्वेशन नंबर 2 हमारी ये हो गई, इक्वेशन नंबर 3 हमारी ये हो गई। अब क्या करने वाले हैं हम लोग? अब हम लोग करेंगे इक्वेशन नंबर 3 जो है हमारी, उससे इक्वेशन नंबर 2 को माइनस करेंगे। इक्वेशन 3 से इक्वेशन नंबर 2 को माइनस करेंगे। इक्वेशन 3 से इक्वेशन 2 को माइनस करने में क्या होगा? 100x माइनस 10x, 100x से 10x जाएगा तो हमारा बचेगा 90x। अब 324.444 और इधर है हमारे पास 32.444। एक चीज देखो, पॉइंट के बाद में यहाँ पे 444 आ रहा है, यहाँ पे पॉइंट के बाद 444 आ रहा है, तो पॉइंट के बाद में यहाँ पर तो जीरो आएगा क्योंकि दोनों चीजें माइनस हो जाएंगी। अब यहाँ पर है 324, 324 में से हमें 32 हटाना है। 324 में से 32 हटाओगे तो तुम्हारी कितनी वैल्यू बचेगी? 324 में से 32 हटाने पर तुम्हारी वैल्यू बचने वाली है 292। अब कैसे 292 बची? देखो 324 है हमारे पास, 324 में से 32 हटाया तुमने, 2 ये बचा। 32 में से 3 हटाओगे तो कितना बचेगा? 29। 292, 292 तुम्हारा निकल कर आ जाएगा। तो ये तुम्हारा 90x इक्वल टू 292 आ गया। अब यहाँ पर से तुम x की वैल्यू निकाल सकते हो, 292 अपॉन में 90, ये तुम्हारी x की वैल्यू निकल कर आ गई। अब इसको तुम सॉल्व कर लो। x इक्वल टू 292 अपॉन में 90, 2 से इसको काटो 1 4 6, फिर से 2 से इसको काटो 45। x की वैल्यू हमारी निकल के आ रही है 146 अपॉन में 45, 146 अपॉन में 45, ये हमारी वैल्यू निकल कर आ गई है x की। तो x को हमने पी वाई क्यू की फॉर्म में लिख दिया है। ये हमारे पास x था, x हमने किसको माना था? 3.24 की पावर 4 के ऊपर 12, x हमारा था 3.24 के ऊपर 12। इसकी वैल्यू हमने निकाली तो पी वाई क्यू की फॉर्म में इसकी वैल्यू निकल के आई x इक्वल टू 146 अपॉन में 45। अब ये जो क्वेश्चन है हमारे पास, इसको हम लोग एक और तरीके से कर सकते हैं। कैसे करेंगे भैया? जैसे हमारे पास था 3.24 के ऊपर बार, अब तुम क्या करे हो, इसको 10 से मल्टीप्लाई किया, तुम्हारा निकल गया 10x इक्वल टू 32.4 के ऊपर बार। अब तुम इसको लिख लो, जैसे ये है हमारे पास ये वाली इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 2। यहां पर से हम लोग मेथड नंबर 2 देखने वाले हैं। मेथड 2, मेथड 2 है ये। अब तुम्हारे पास इक्वेशन नंबर जो 2 थी, इक्वेशन 2 को तुम क्या करोगे? 10x, 10x इक्वल टू 32.4 के ऊपर बार है। 32.4 के ऊपर बार को तुम लोग ऐसे नहीं लिख सकते हो, 32 प्लस 0.4 के ऊपर बार, यानी कि 4 बार बार रिपीट होता जा रहा है। अब तुम क्या करोगे? 10x इक्वल टू 0.4 के ऊपर बार, इसको अगर तुम्हें पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखोगे? अभी हमने बताया 0.3 को अगर पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखते हैं तो तुमने किया था 10 से इधर मल्टीप्लाई करी, 10 से इधर मल्टीप्लाई करी, इधर तुम्हारा, फिर उसको जो इक्वेशन आई उसको माइनस किया हमने पहले वाले इक्वेशन से। जैसे यहाँ पे 0.4 है, 0.4 को अगर हमें लिखना है पी बाई क्यू की फॉर्म में तो कैसे लिखोगे? 0.4 को पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखने के लिए इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड, इसको x इक्वल टू 0.4 मान लो, 10x इक्वल टू, या x ना मानो तुम यहाँ पे मान लो y,
तो यहाँ पर आ जाएगा 10y इक्वल टू 4.444, ये पूरा निकल के आएगा तुम्हारा। यहाँ पे 444 आगे चलता जा रहा है। इस वाली इक्वेशन से इस इक्वेशन को माइनस करोगे तुम्हारा निकल के आएगा ny इक्वल टू 4। तो y तुम्हारा निकल के आएगा 4/9। इसको ऐसे तुम लोग याद भी कर सकते हो ना कि पॉइंट के बाद में अगर एक नंबर है जो बार बार रिपीट हो रहा है, 0 पॉइंट, ऐसा एक नंबर जो बार बार रिपीट हो रहा है, तो उसको अगर हमें पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखना है तो हम सिंपल करेंगे, उस वाले नंबर के अपॉन में हम लोग लिख देंगे 9। तो ये हमारा पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखकर आ जाएगा। यानी कि अगर 0.4 दिया गया है हमको, 0.4 के ऊपर बार, तो इसको अगर पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखना है तो 4/9 लिख देंगे, तो हमारा पी बाई क्यू की फॉर्म में निकल के आ जाएगा। ऐसे ही मान लो तुम्हें पॉइंट का 2 दिया गया होता, 2 के ऊपर बार, तो इसको पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखना है तो 2/9 लिख सकते हो। पॉइंट के 0.3 के ऊपर बार दिया गया होता 3/9 लिख लेते। 0.5 के ऊपर बार दिया गया होता तो 5/9 लिख लेते। ये चीज याद कर लो ना, सिंपल है। अगर तुम्हें ऐसा है ना, तुम्हें जल्दी आंसर देना है तो तुम इसको याद कर सकते हो कि 2/9 हो गया यहाँ पे, 0.2 के ऊपर बार 2/9, 0.3 के ऊपर बार 3/9, 0.5 के ऊपर बार 5/9, ऐसे तुम लोग याद कर सकते हो। तो तुमने क्या किया, 10x इक्वल टू तुमने लिखा था 32 प्लस 0.4 के ऊपर बार, 0.4 के ऊपर बार को तुम लोग लिख सकते हो 4/9, तो 32 प्लस 4/9। अब इनको हम लोग क्या करेंगे, इनको हम लोग ऐड करेंगे, 32 प्लस 4/9 हम लोग ऐड करके लिखने वाले, 32 प्लस 4/9। अब हम क्या करेंगे, पहले इसका एलसीएम लेंगे, तो 9 से इधर मल्टीप्लाई होगी 32, 32 की 9 से मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा, 32 की अगर तुम 9 से मल्टीप्लाई करोगे तुम्हारा निकल के आएगा 288, 288 निकल के आएगा। 288 प्लस 4/9, ये निकल के आएगा तुम्हारा। अब इनको ऐड करोगे तो तुम्हारा निकल गया 292/9। 10x इक्वल टू हमारा निकल के आया 292/9, तो x की वैल्यू हमारी कितनी निकल के आएगी, 292/90। 292/90, एक्स की वैल्यू क्या निकल के आ रही थी, 292/90। ये वाला मेथड थोड़ा ज्यादा शॉर्ट पड़ जाता है। अगर तुम इससे निकालोगे पेपर में, अगर तुमसे स्कूल स्कूल में पूछा है तो इस वाले मेथड से निकालो। अगर तुम्हें केवल रिवीजन के लिए तुम्हें याद करना है, या फिर आगे चल के तुम्हारे कभी आता है 11th 12th में तुम बैठे हो और इस टाइप का क्वेश्चन आ गया तुम्हारे सामने, तुम्हें मतलब कोई क्वेश्चन के बीच में आएगा, क्वेश्चन तो ऐसा नहीं पूछा जाएगा, लेकिन हो सकता है कोई क्वेश्चन के बीच में आए, तुम्हें सॉल्व करना है उसको, और पी बाई क्यू की फॉर्म में कर लोगे तो आसानी हो जाएगी उसको सॉल्व करने में। तो तुम उसको डायरेक्टली इस टाइप से कर सकते हो। तो ये वाला मेथड भी याद रखो, ये वाला मेथड भी याद रखो। अगर 9th क्लास में पेपर में पूछा जाए तो इसको लिख के आना, क्योंकि स्कूल वाले टीचर्स उस वाले को शायद कट कर दें। वैसे कट नहीं करना चाहिए क्योंकि वो सही है, मेथड तो सही है ना, बस इतना है कि हमने शॉर्ट फॉर्म में यूज किया। अगर तुम यहाँ पे इसे शॉर्ट वाला यूज करोगे तो टीचर्स होंगे, कई टीचर्स को समझ में नहीं आएगा, हो सकता है वो कट कर दे। तो तुम वहां पे अगर यूज कर रहे हो तो ये कर सकते हो कि 0.4 को तुम पूरा करके दिखाओ, ये वाई वाला पूरा लिख दो, पूरा करके दिखाओ, तो तुम ये वाला मेथड भी यूज कर सकते हो वहां पे। और वैसे तुम्हारे पास ये वाला मेथड भी है, तो मेथड नंबर 1 ये हो गया हमारे पास, और मेथड नंबर 2 वो हो गया। दो मेथड से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब हमने नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग वाले प्योर वाले जो थे उनको भी पढ़ लिया, मिक्स्ड वाले जो थे उनको भी पढ़ लिया। अब इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट टाइप के जो ऐसे क्वेश्चन आते हैं उनके ऊपर चलते हैं, जिसको नोट करना पॉज करके नोट कर ले। अब नेक्स्ट टाइप का हमारे सामने क्वेश्चन आता है। इसमें क्या होगा, इसमें हमें दो नंबर दिए जाएंगे और हमसे बोला जाएगा इन दोनों नंबर्स के बीच में हमें इतने रैशनल नंबर बताने या इतने इररेशनल नंबर बताने, इस टाइप से क्वेश्चन आता है। जैसे मान लो तुम्हें दिया गया है 3 और 4 के बीच 5 परिमेय संख्याएं बताओ। परिमेय संख्या मतलब रैशनल नंबर, रैशनल नंबर। अब कैसे निकालोगे तुम, तुम्हारे पास है 3 और 4 है, तुम्हारे पास 3 और 4 है। तुम्हें क्या करना होगा, जैसे तुम्हें कोई दो नंबर दिए गए, तुम्हें इन दोनों के बीच में 5 परिमेय संख्या बतानी है। 5 परिमेय संख्या बताने के लिए तुम क्या करोगे, तुम्हें 5 परिमेय संख्या बतानी है। जितनी परिमेय संख्या बतानी है उससे एक अधिक ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 3 के ऊपर मल्टीप्लाई करो 6 से, अपॉन में 6 से, 3 को 6/6 से मल्टीप्लाई कर दो, और जो हमारा 4 है 4 को भी 6/6 से मल्टीप्लाई कर दो। 6/6 से क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि ऊपर हमें बताया गया था 5 परिमेय संख्या बतानी है। तुम यहाँ पे 6/6 से कर सकते हो, 3/3 से कर सकते हो, 2/3 से कर सकते हो, 2/2 से कर सकते हो। यानी कि ऊपर वाली चीज और नीचे वाली चीज सेम होगी अगर, तो ये कट के तो ये 1 ही हो जाएगी ना, तो वैल्यू तो हमारी 3 है। लेकिन हम लोग ऊपर नीचे 6 से मल्टीप्लाई इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 5 परिमेय संख्या बतानी है। 5 परिमेय संख्या बतानी है यानी कि एक ज्यादा से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम लोग ने 6/6 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो वैल्यू हमारी कितनी निकल के आई, 3 6 18, 18/6, और यहाँ पर निकल आएगी हमारी
4 6 जा 24, 24/6। अब तुम क्या करोगे, तुम्हें इन दोनों नंबर के बीच की 5 परिमेय संख्या बतानी, 5 रैशनल नंबर बताने। तुम क्या करोगे, 18/6 है, यहाँ पर तुम्हारा 24/6, इनके बीच में कौन 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 से नंबर आएंगे, 18 के बाद में 19 लिख लो, 19/6, 20/6, 21/6, 22/6, 23/6, और ये जो तुम्हारा 24/6 है ये भी यहाँ पर आ जाएगा 24/6। तुम्हें बतानी थी 5 परिमेय संख्याएं, 1 2 3 4 5, ये पांचों परिमेय संख्याएं, यहाँ पे 6, ये पांचों परिमेय संख्याएं तुम्हारी निकल के आ गई हैं। 18/6 तुम्हारा हो गया यहाँ पे 3, 24/6 तुम्हारा हो गया यहाँ पे 4, तो 3 और 4 के बीच में तुम्हारी 5 परिमेय संख्याएं निकल के आ गई हैं, 5 रैशनल नंबर निकल कर आ गए हैं तुम्हारे। अब जिसको इसको नोट करना है वो पॉज करके नोट कर ले, हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अभी हमने पढ़ा कि दो इंटीजर दिए जाएंगे और उनके बीच के अगर रैशनल नंबर पूछे जाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे, जितने रैशनल नंबर पूछे गए उनसे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हमारे सामने क्या आता है, जैसे मान लो तुम्हारे सामने यहाँ पे दिया गया 5/11 और 6/7 दिया गया है। अब इनके बीच में तुमसे 3 परिमेय संख्या पूछी गई है, इनके बीच में तुम्हें 3 रैशनल नंबर पूछे गए हैं, रैशनल नंबर। अब इनको कैसे सॉल्व करेंगे, जब इस टाइप के क्वेश्चन आए, इस टाइप का कोई क्वेश्चन आए, यानी कि तुम्हें रैशनल नंबर दिए जाए और बोला जाए उन दोनों रैशनल नंबर के बीच के हमें रैशनल नंबर बता के दो, तो तुम क्या करोगे, इनके लिए तुम करोगे, जैसे अपॉन में यहाँ पे 11 है, यहाँ पे 7 है, तो जब तक ये अलग अलग रहेंगे अपॉन वाले तब तक तो तुम सॉल्व नहीं कर पाओगे, तुम्हें क्या करना पड़ेगा, नीचे वालों को बराबर करना पड़ेगा, यानी कि यहाँ पे तुम्हें लेना पड़ेगा एलसीएम, यानी नीचे वालों को बराबर करना पड़ेगा। 11 और 7 का अगर एलसीएम लोगे, तुम्हारा एलसीएम कितना निकल जाएगा, 11 और 7 का एलसीएम लो, एलसीएम तुम्हारा कितना निकल के आएगा, एलसीएम हमारा होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि सबसे छोटा ऐसा नंबर जो उन दोनों नंबर से कट पा रहा हो। तो सबसे छोटा ऐसा नंबर कौन सा है जो 11 और 7 दोनों से कट जाए, वो नंबर हमारा है 77। तो एलसीएम हमारा निकल के आएगा 77, तो हमें अपॉन में बनाना पड़ेगा 77। अब यहाँ पे अपॉन में 77 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 11 की 7 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो तुम क्या करोगे, 5/11 को ऊपर नीचे 7 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 11 सत्ते 77, 5 सत्ते 35, 35/77, ठीक। अब वैसे यहाँ पे तुम 6/7 में करोगे, 7 को 77 बनाने के लिए कितने मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 11 से, तो ऊपर नीचे तुम लोग 11 से मल्टीप्लाई कर दोगे, यानी कि 6 इंटू 11 अपॉन में 7 इंटू 11, 6 इंटू 11 66, 7 इंटू 11 77, तो यहाँ पर तुम्हारा निकल गया है 67, 66/77, 35/77, तो तुम्हारे पास है 35/77 और 66/77। इन दोनों नंबर के बीच में तुम्हें 3 परिमेय संख्या बतानी है, 3 परिमेय संख्या तुम लोग कुछ भी लिख लो, 35/77 यहाँ पे तुम्हारा 66/77 है, इसमें इसके अगला आएगा 36/77, 37/77, ऐसे 38 39 ऐसे करते हुए यहाँ पे आएगा तुम्हारा 65/77, उसके बाद में 56/77, यहाँ पे 64/77 भी आएगा। ऐसे तुम्हारे बहुत सारे नंबर बीच में आ जाएंगे। अब तुम्हें इनमें से कोई 3 उठा के तुम लिख दो, बता दो ये परिमेय संख्या है, इनके बीच की 3 परिमेय संख्या है, तो इनके बीच में 3 परिमेय संख्या पूछी गई, ये बता दोगे। अगर 10 पूछी जाएंगी तो 10 भी लिख दोगे, ऐसे ही लिख के 10 लिख देना। 12 पूछी जाएंगी वो भी लिख दोगे, इसी टाइप से जितनी पूछी जाएंगी उतनी परिमेय संख्या तुम लोग निकाल कर लिख दोगे। अब जिसको इसको नोट करना है पॉज करके नोट कर ले, हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब एक बड़ा ही कॉमन क्वेश्चन आता है कि पाई और 22/7, ये सिद्ध करो कि पाई जो है पाई अपरिमेय संख्या है और 22/7 एक परिमेय संख्या है। ये हमें बताना है कि पाई अपरिमेय संख्या क्यों है, 22/7 हमारा परिमेय संख्या क्यों है। अब तुम लोग बोलोगे कि भैया पाई की वैल्यू ही हमारी 22/7 होती है, ऐसा नहीं होता है। हम लोग बोल देते हैं कि पाई की वैल्यू इक्वल टू 22/7 या लिख दो 3.14, ये नहीं होता है। पाई की वैल्यू हमारी 22/7 या 3.14 नहीं होती है। पाई की वैल्यू अगर हम लोग निकालने बैठे हैं तो 3.14 ऐसे आगे बहुत सारे नंबर चलते चले जा रहे होते हैं, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होती है इसकी वैल्यू, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, यानी कि अशांत अनावर्ती, मतलब अशांत भी है ये और ये रिपीट भी नहीं कर रहा है।
तो ये हमारा पाई की जो वैल्यू होगी वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होती है। और जो 22/7 होता है इसकी वैल्यू हमारी नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होती है। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है तो ये हमारी हो जाएगी रैशनल नंबर। रैशनल नंबर हो जाएगा हमारा। और इसकी वैल्यू हमारी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, यानी कि ये हो जाएगा हमारा इररेशनल नंबर। तो सिंपल सी बात है, पाई की जो वैल्यू होती है वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होती है, इसीलिए ये हमारा अपरिमेय संख्या इररेशनल नंबर है। और जो 22/7 है ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता है, यानी कि इसकी वैल्यू ये हमारा रैशनल नंबर है। अब 22/7 भैया नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग कैसे होता है, आपने बोल दिया और मान लिया, ऐसा थोड़ा ना होगा। तो 22/7 को हम लोग सॉल्व अगर करने बैठे, 7 से इसको करो, 3 आएगा, 21 बचा 1, पॉइंट लगाया 0 बढ़ाया, 1 जा 7 बचा 3, पॉइंट लगेगा 0 बढ़ जाएगा, 7 4 जा 28 बचा 2, पॉइंट लगाए 0 बढ़ जाएगा, 7 2 जा 14 बचा 6, पॉइंट लगाए 0 बढ़ जाएगा। फिर 60 है हमारे पास, 7 से अगर 60 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 7 8 जा 56, यानी कि बचा है हमारे पास 4, पॉइंट लगाए 0 बढ़ जाएगा। ठीक, अब क्या करने वाले हो, 7 5 जा 35 बचा 5, पॉइंट लगाए 0 बढ़ा दो। अब हमारे पास है 7 7 जा 49 49 बचा 1। अब हमारे पास बच के आया है 1, 1 बच के आया है तो पॉइंट लगाएंगे 0 बढ़ेगा 10 हो जाएगा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी 1 बच रहा था और पॉइंट लगाया था 0 बढ़ा था 10 हो गया था। फिर इसके बाद में दोबारा आएगा 1, फिर 4, फिर 2, फिर 8, फिर 5, फिर 7, यानी कि 7 के बाद में आने वाला है 1 4 2 8 5 7, फिर आएगा 1 4 2 8 5 7, ऐसे ये चलता चला जाएगा। यानी कि ये वाली चीज हमारी पूरी रिपीट होती जाएगी, 1 4 2 8 5 7, ये हमारे पॉइंट के बाद में और पूरा पूरा रिपीट होता जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। ये हमारा ऐसा हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा रैशनल नंबर। लेकिन पाई की अगर वैल्यू निकाली जाए तो वो हमारी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग आती है, यानी कि वो हमारा इररेशनल नंबर आएगा। अब जिसको इसको नोट करना है पॉज करके नोट कर ले। इसके बाद में हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अब हमारे सामने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आते हैं जिससे तुम्हारे कुछ क्वेश्चंस बड़े आसानी से होने वाले हैं। अब वो क्या होते हैं, जैसे तुम्हारे सामने अगर कोई रैशनल नंबर दिया गया है, रैशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्या को दी गई है, कोई रैशनल नंबर में तुम प्लस कर रहे हो या माइनस कर रहे हो, प्लस करो या माइनस करो, कोई रैशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्या, कोई रैशनल नंबर में तुम कोई रैशनल नंबर ऐड कर रहे हो या कोई रैशनल नंबर में तुम कोई रैशनल नंबर सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो तुम्हारी वैल्यू क्या आएगी, तुम्हारी वैल्यू भी रैशनल ही आएगी, रैशनल ही आएगी। तो मतलब यानी कि परिमेय संख्या में अगर हम लोग परिमेय संख्या ऐड करें या परिमेय संख्या सब्ट्रैक्ट करें तो हमारी जो वैल्यू आती है वो भी हमारी परिमेय संख्या ही आती है। और रैशनल नंबर में हम लोग मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें रैशनल नंबर, तो हमारी जो वैल्यू आएगी वो भी हमारी रैशनल ही आएगी। ये दोनों चीजें क्लियर हो गई। अब इसके बाद में तुम्हारे सामने अगर रैशनल नंबर में तुम प्लस या माइनस कर रहे हो इररेशनल नंबर, तो वैल्यू क्या आएगी, रैशनल नंबर में तुम इररेशनल नंबर प्लस या माइनस कर रहे हो तो वैल्यू क्या आएगी, इररेशनल यानी कि अपरिमेय संख्या, और रैशनल तो परिमेय होता है। तो अपरिमेय संख्या मतलब परिमेय संख्या में से अगर अपरिमेय संख्या तुम प्लस या माइनस करोगे तो तुम्हारी जो वैल्यू आने वाली है वो भी तुम्हारी इररेशनल निकल के आएगी, इररेशनल यानी कि अपरिमेय निकल के आने वाली है। और अब इसके बाद में हमारे सामने आ रहा है कि रैशनल में तुम मल्टीप्लाई या डिवाइड करो इररेशनल, तब तुम्हारी वैल्यू क्या निकल के आएगी। अगर तुम रैशनल में इररेशनल को मल्टीप्लाई या डिवाइड करने वाले हो तो तुम्हारी वैल्यू तब भी तुम्हारी इररेशनल ही निकल के आने वाली है, इररेशनल। ठीक, यानी कि परिमेय संख्या में से अगर अपरिमेय संख्या को तुम भाग दो या गुणा करो तो भी वैल्यू तुम्हारी अपरिमेय संख्या ही निकल के आएगी। अब इसके बाद में सामने आता है इररेशनल, इररेशनल नंबर में अगर प्लस या माइनस करो तुम इररेशनल नंबर,
अगर इरेशनल नंबर में तुम प्लस या माइनस कर रहे हो इरेशनल नंबर, तो तुम्हारी वैल्यू रैशनल भी आ सकती है और इरेशनल भी आ सकती है। अब तुम लोग सोच रहे हो कि भैया रैशनल कैसे आएगी। मान लो तुम्हारे पास यहाँ पे था √3, √3 में से हम माइनस कर रहे हैं √3 को, तुम्हारी वैल्यू कितनी निकल के आ रही है, तुम्हारी वैल्यू निकल के आएगी 0। 0 तुम्हारा क्या है, रैशनल नंबर है। तो इस टाइप से तुम्हारी रैशनल भी आ सकती है। और ये रैशनल कैसे आएगी, √3 में अगर तुम ऐड कर रहे हो √5 या माइनस भी कर रहे हो √5, तब भी तो तुम्हारा इरेशनल ही हुआ। तो ऐसे हमारी इरेशनल निकल के आ जाएगी, ठीक। अब इसके बाद में हमारे सामने इरेशनल में डिवाइड या मल्टीप्लाई करें इरेशनल, तब भी वैल्यू हमारी रैशनल भी आ सकती है और इरेशनल भी आ सकती है, ठीक। तो अगर रैशनल में रैशनल को प्लस या माइनस करेंगे तो वैल्यू रैशनल आएगी, रैशनल में रैशनल को मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तब भी वैल्यू रैशनल आएगी, रैशनल में इरेशनल को प्लस या माइनस करें तो वैल्यू हमेशा इरेशनल आएगी, रैशनल में इरेशनल को डिवाइड या मल्टीप्लाई करें तब भी वैल्यू हमेशा इरेशनल आएगी। और अगर इरेशनल में से इरेशनल को प्लस या माइनस करें तो वैल्यू रैशनल या इरेशनल दोनों चीजें आ सकती है। और इरेशनल में से अगर डिवाइड या मल्टीप्लाई करें हम लोग इरेशनल को, तब भी वैल्यू हमारी रैशनल या इरेशनल दोनों आ सकती है। कैसे, मान लो √2 को तुम √2 से डिवाइड कर रहे हो, तुम्हारी वैल्यू कितनी आ रही है 1, तो ये हमारा 1 तो रैशनल नंबर है और ये दोनों तो इरेशनल नंबर है। क्या मान लो √2 को तुमने मल्टीप्लाई किया √2 से, √2 इंटू √2 तुम्हारा हो जाएगा √2 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर हमारा आता है 2, तो ये भी हमारी रैशनल नंबर आई, 2 भी हमारा रैशनल नंबर है। तो सिंपल सी चीज है, इरेशनल में अगर इरेशनल को मल्टीप्लाई डिवाइड प्लस माइनस किया जाए तो वैल्यू रैशनल या इरेशनल दोनों चीजें आ सकती है। जैसे मान लो √3 प्लस 2 दिया गया है तुम्हें, अब तुमसे बोला जा रहा है √3 प्लस 2 तुम्हारा जो है ये तुम्हारा रैशनल है या इरेशनल है, तो तुम निकाल सकते हो ना, √3 हमारा इरेशनल है, इरेशनल में रैशनल ऐड कर रहे हैं यानी कि वैल्यू हमारी इरेशनल है। इस टाइप से पेपर्स में पूछे जाते हैं क्वेश्चन। और अपने चैप्टर को यहीं पर एंड करते हैं। अगर लेक्चर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि ऐसे लेक्चर्स आपको मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।